आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एफएमसीजी सेक्टर की एंड मेरे 3 पसंदीदा स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर में। और पर्सनली मुझे एफएमसीजी सेक्टर क्यों पसंद है, आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अभी अगर आप एफएमसीजी के सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं सबको देखोगे, सारे के सारे स्टॉक्स को बहुत इमेंस एक मार्जिन प्रेशर है। एंड उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ी, उसका रीज़न जनरल स्लो डाउन हो सकता है, कंजम्पशन स्लो डाउन हो सकता है। अलग अलग जगह आपको इसके अलग अलग रीजंस मिलेंगे, बट मैं उन स्टॉक्स की बात करूंगा और उनके रीजंस की बात करूंगा जो स्टॉक्स मुझे पसंद है। आई थिंक इफ आई टेक एक एक करके मैं तीनों स्टॉक्स लूँ तो सबसे पहला मेरा जो स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत ही बोरिंग स्टॉक इस टाइम लगेगा सबको, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई थिंक ये स्टॉक जब 70, 75, 80 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड किया करता था तो सारे लोग इसको खरीदते थे। पिछले 5-7 साल से ये स्टॉक बिल्कुल चलना बंद हो गया और तब से लोगों का बिल्कुल स्टॉक में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका रीज़न ये हो सकता है इनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई है। कोविड के बाद 2 साल काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ रही, बट पिछले साल करीब 2% के करीब इनका टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ आया। और पिछले 7-8-10 साल में अगर आप देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ पे इतना प्रेशर नहीं है। अराउंड 7-8% सेल्स ग्रोथ होती है, तो ये कहना गलत है कि सेल्स ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कोई स्लो डाउन आया है। ज़्यादा स्लो डाउन आया है, मार्जिन प्रेशर बहुत है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे स्लो डाउन आया है। और मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, ये काफ़ी एक लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जिस रेट पे सेल्स ग्रो करेगी स्टॉक की प्राइस उसी रेट पे ग्रो करनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी भी लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक में ऐसा नहीं होगा। अगर 7 से 8% टोटल रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी स्टॉक की प्राइस भी 7 से 8% ही ग्रो करेगी। किसी भी बड़े लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक की रेवेन्यू 7 से 8% से ज़्यादा ग्रो करेगी ही नहीं, उल्टा 3-4% भी बहुत है। 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू ग्रो होता है। फर्स्ट इज जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर कंपनी अपना रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर लेती है तो उतनी ही सेल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइसिंग पावर। क्या बाकी कंपटीशन के कंपैरिजन में वो अपने प्रोडक्ट अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। अगर कोई कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है और उसको 110 में बेचती है तो 10% उस पर प्रॉफिट है। और अगर उसी प्रॉफिट को कंपनी उसी प्रोडक्ट को अगर 115 पे बेचने लगे तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 115 पे बिक रहा है, सिर्फ 5 रुपए महंगा बिक रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 50% बढ़ गई। 10 रुपए का प्रॉफिट अब 15% का प्रॉफिट हो गया। तो जो नेट प्रॉफिट है आपको देखना है उसमें कितना ज्यादा मार्जिन वो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अभी बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर रही और इतना कंपटीशन आ गया, सबसे बड़ा रीजन एफएमसीजी की कंपनियों में जो अर्बन डिमांड का स्लो डाउन है वो मैं देख रहा हूँ, वो है ये। अगर आप देखें ब्लिंकिट और जितना भी क्विक कॉमर्स है, आज आप ब्लिंकिट पे टाइप करो कॉफ़ी और आप देखो कितने किस्म की कॉफ़ी खुल जाती है। आज आप ब्लिंकिट पे टाइप करके देखो केचप, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मेन प्रोडक्ट्स हैं, किसान, डव, लाइफ बॉय, चाय पत्ती, ये जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उन चीज़ों में इतना कंपटीशन हो गया। पहले आपको वही किसान सॉस और ब्रुक बॉन्ड और लाइफ बॉय सोप और यही चीज़ें मिलती थी। आज हर प्रोडक्ट लाइन में इनकी नए नए कंपटीशन आ गए जो कि इनसे काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एचयूएल को काफ़ी पैसा खर्चना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड प्रीमियमाइजेशन पे, बिकॉज जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है उसमें मार्जिन ज़्यादा अच्छा होता है। आई मीन लाइफ बॉय के साबुन पे उतना मार्जिन नहीं रहेगा जितना डव पे रहेगा, और दोनों ही एचयूएल के प्रोडक्ट्स हैं। बट आई थिंक जहाँ ये आज अवेलेबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अराउंड 50 के मल्टीपल के आसपास, मुझे यहाँ इतना महंगा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी भी अगर इनकी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हुई, ईपीएस इंप्रूवमेंट हुई, तो ये वापस 30-35 के मल्टीपल पे आ सकता है। आएगा नहीं, उससे पहले ये चलने लगेगा, ये मेरा मानना है। तो ये 2-3 चीज़ें इन्हें इम्प्रूव करनी है। एक मार्जिन प्रीमियमाइजेशन करके, रेवेन्यू थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव होगा, उसका अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा वो तो आएगा ही। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में ये अपना रेवेन्यू भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस हिसाब से ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अक्वायर कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी मिनिमलिस्ट को अक्वायर किया, इन्हें अपना ही एक सेल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो एचयूएल मुझे इस प्राइस पे बहुत अच्छा लगता है अगले 4 से 5 साल के लिए। और एक मेरा रूल है
जिन स्टॉक्स को लोग पकड़ के थक चुके, बोर हो चुके, जिसको सबसे ज़्यादा गाली पड़ रही हो कि इसको नहीं खरीदना है, उस लार्ज कैप को उस टाइम खरीदा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। मैंने पहले ये बहुत स्टॉक्स में देखा है। अभी पिछले 2-3 साल में अगर मैं देखूं तो लुपिन, हीरो मोटो, ये जितने भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए और चले, वो इसीलिए चले बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्मेंस था। सो HUL पहला मेरा स्टॉक होगा FMCG में जिसको आपको खरीदना चाहिए और रखना चाहिए। दूसरा मेरा जो होगा सिमिलर स्टॉक एशियन पेंट्स। इसमें पहली बार आप देख रहे हो कि मार्जिन डी ग्रोथ हो रहा है, मतलब जो रेवेन्यू है वो कंसेक्यूटिवली फॉल करते जा रहा है कुछ टाइम से। अगर मैं एशियन पेंट्स का आज प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखूं तो करीब इसका मीडियन प्राइस अर्निंग मल्टीपल पिछले 10 साल का 60 के करीब है। आज ये 54 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और 10% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ये वही स्टॉक है जो 100 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था 3-4 साल पहले और सबको लगता था जस्टिफाइड है। इसका काफ़ी ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड, ये इतने पे ही ट्रेड करेगा, प्रीमियम स्टॉक है और इतने पे ही चलता रहेगा, तो सब खरीद रहे थे। आज ये आधी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 50% वैल्यूएशन के हिसाब से गिर गया, लेकिन आज इसको कोई नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत आ गया। एस्टैब्लिश प्लेयर्स, बर्जर और नेरोलैक और जो पुराने प्लेयर्स सारे थे वो तो हैं ही। बिरला ओपस ने आके बहुत जल्दी 7% के करीब 7% मार्केट शेयर अक्वायर कर लिया। बट कीप इन माइंड, आज भी एशियन पेंट्स इज अ लॉजिस्टिकल मार्वल। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका है और आज भी 54 से 55% पेंट इंडस्ट्री का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स का है। तो ये जो कंपटीशन होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल है बेन ग्राहम वाला, जो जिस कंपनी का बहुत अच्छा मोट हो और टेम्परेरीली वो कंपटीशन वगैरह फेस कर रहे हो, ये इसको फेंड ऑफ करते रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक, ये अपनी प्रेजेंस को बना के रख सकते हैं और कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मार्जिन को इंक्रीज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से ज़्यादा बेचने लगेगा, तब तक बिरला ओपस अपना पैसा खराब करेगा काफ़ी। दिल बर्न अ लॉट ऑफ कैश इज माई सेंस। ये चीज़ हम पहले कई बार होती देख चुके, काफ़ी कंपनीज में, काफ़ी इंडस्ट्रीज में। कोलगेट के साथ ये हुआ था जब पेप्सोडेंट मार्केट में आया था। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिलते ही चले जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी से रिबाउंड करेगा, कर भी सकता है बट 8 से 10 क्वार्टर इसमें लग सकते हैं बिफोर इट स्टार्ट्स डूइंग वेल। बट ये अभी बहुत अच्छी प्राइस पे, इसको ज़रूर खरीदना चाहिए यहाँ पे। और तीसरा, अगर मेरा स्टॉक किसी को अगर देखना है तो आई थिंक ITC बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। बिकॉज ITC में सिर्फ इस टाइम एक प्रॉब्लम है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है ITC में इस टाइम। और स्टॉक में सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस टाइम कि इसका जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, वो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर रहा है, करीब 2-2.5%, 22% के करीब लाना चाहता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है अपनी होम कंट्री यूनाइटेड किंगडम में उन पे बहुत डेट है, वो उसको कम करना चाह रहे हैं। तो इस कंपनी का बहुत शेयर मार्केट में आएगा। आई डोंट थिंक वो ओपन मार्केट में से बेचेंगे, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसको जरूर एक्वायर कर लेगा। सो ITC बिकॉज ऑफ दैट अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए। जैसा मैंने कहा 3.5% उसका डिविडेंड यील्ड हो गया। और ITC को एक और बहुत एडवांटेज है, ITC और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे शेयर्स को एक और बहुत एडवांटेज है। जैसा मैं अभी कह रहा था दैट ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स पे जितने भी नए नए प्लेयर्स आ गए अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन सबको शेल्फ स्पेस मिल गया जो पहले पुरानी दुकानों में नहीं मिलता था। शराब और सिगरेट के शेयर्स को कभी भी ब्लिंकिट या क्विक कॉमर्स पे आप इतनी ओपनली बिकते हुए नहीं देखोगे, बिकॉज इनका एक गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, इनको उन्हीं की दुकान पे बेच सकते हैं। तो ITC सिगरेट्स में लॉजिस्टिकल मार्वल है। मुझे लगता है होटल बिजनेस अलग हो जाने के बाद ये और अट्रैक्टिव हो गया है, बिकॉज मार्जिन इनके काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। आज से 20 साल पहले जब मैं ITC की बैलेंस शीट को स्टडी करता था तो मुझे याद है उसका करीब 60-70% रेवेन्यू सिगरेट से आता था। और प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं जाता था तो जब मैं सेगमेंटल प्रॉफिट को ड्रॉ करता था तो 80% सिगरेट से आता था, बाकी 20% अलग बिजनेसेस से। टॉप लाइन पे रेवेन्यू में 60% सिगरेट से आता था, नीचे आते आते प्रॉफिटेबिलिटी में 80% था। आज अगर मैं देखूं तो 42% के करीब रेवेन्यू सिगरेट से आता है, बाकी 55-60% के करीब बाकी अलग अलग बिजनेस, नॉन सिगरेट, FMCG, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड, होटल तो अब अलग हो गया। लेकिन आज भी प्रॉफिटेबिलिटी में उल्टा 80 से बढ़ के 85% रेवेन्यू सिगरेट से आता है। it's the largest cigarette company in India. 4 out of 5 cigarettes, 80% मार्केट शेयर है सिगरेट का, वो भी ऐसे देश में जहाँ सिगरेट आज भी एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। सारे लोग, अगर आप Tier 2, Tier 3 सिटीज में जाओ, एक बड़ा अच्छी चीज़ समझते हैं जो कि गलत है, हाथ में सिगरेट पकड़ के। तो इट्स
मार्केट जो काफ़ी बढ़ती चली जाएगी, तो ये स्टॉक तो बिल्कुल 414 415 रुपए जहाँ ट्रेड कर रहा है, इस प्राइस पे ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरा अपना टारगेट इसमें अगले 3 से 4 साल में 1000 रुपए के आसपास है, तो बिल्कुल ये आईटीसी बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। तो अगर मुझे 3 ही स्टॉक्स लेने हो, एफएमसीजी जो इस टाइम मेरा पसंदीदा सेक्टर है, उसमें एचयूएल, एशियन पेंट्स और आईटीसी। बहुत बोर हो चुके हैं, मुझे पता है बिल्कुल लोगों को ये पसंद नहीं आ रही होंगे इस टाइम, बट इन्हीं स्टॉक्स में पैसा बनेगा।